हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 12.1। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमें रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम को कंपेयर करना है हमारे सोलर सिस्टम से। तो देखिए, जो हमारा एटम का मॉडल है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसे R1 से डिनोट किया, जिसकी वैल्यू थी 10⁻⁻15 मीटर, एंड R2 बी आवर रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। तो इसे हमें कंपेयर करना है विद आवर सोलर सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन की जगह अर्थ आ गया और न्यूक्लियस की जगह हमारा सन आ गया। तो जो सन का रेडियस है उसे हम डिनोट कर रहे हैं R3 से। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 7 × 10⁸ मीटर। जो हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, उसका जो रेडियसल ऑर्बिटल होता है उसे हम R4 से डिनोट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू थी 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है कि न्यू अर्थ्स ऑर्बिट, जिसे मैं R4n से डिनोट कर लेता हूँ। अब मैं अपने सोलर सिस्टम को इस एटम के सिस्टम के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो कंपेयर करूंगा तो मुझे ये बताना है कि अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ एटम्स की डिमेंशंस के अकॉर्डिंग मेरी अर्थ सन के पास घूमेगी, जहाँ सन से दूर जाके ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम मॉडल ऑफ एटम को देखते हैं। तो सेंटर में मेरे पास है न्यूक्लियस विद रेडियस R1 एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट विद द रेडियस R2। अब देखिए, यहाँ मैं एक रेशियो निकाल रहा हूँ, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन R2 बाय न्यूक्लियस रेडियस। सो इससे मुझे एक फिगर मिल जाएगी जो मेरी होगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रेडियस R2 बाय न्यूक्लियस रेडियस R1। ऊपर कितना था मेरे पास R2 की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर, नीचे क्या था मेरे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई मेरी यूनिट लेस। तो देखिए 10⁻⁻15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 10⁻⁻10 इंटू 10⁻+15। हमें मालूम है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये मेरे पास आ गया 10⁻5 टाइम्स। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो मेरे पास रेशियो आ गया R2 बाय R1 वो 10⁻5 टाइम्स है। अगेन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास बिगर रेडियस बाय स्मॉलर रेडियस की रेशियो आ गई वो क्या आ गई 10⁻5 टाइम्स। तो अब यही रेशियो हमें चाहिए हमारे सोलर सिस्टम में कंपेयर करने के लिए। मीन रेशियो ऑफ बिगर रेडियस बाय रेशियो ऑफ स्मॉलर रेडियस हमारी किसकी इक्वल होगी, 10⁻5 टाइम्स के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, R2 = R1 इंटू 10⁻5 टाइम्स न्यूक्लियर मॉडल के लिए, कि जो हमारा R1 था वो 10⁻5 टाइम होगा तो वो R2 के इक्वल आ जाएगा। यही रिलेशन हमारा बेस बन गया है। तो इसी रिलेशन के बेस पे हम न्यू ऑर्बिट ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे, जिसको हमने नाम दिया था R4n। तो हमारा ये न्यू रेडियस है R4n, चाहे ये पास आ रहा है या दूर जा रहा है, ये हमारा R3 से बिगर ही होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं बिगर रेडियस बाय स्मॉलर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये किसके इक्वल होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मॉडल 10⁻5 टाइम्स। सो हमारा न्यू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर मैं 10⁻5 को R3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास न्यू रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। सो R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7 × 10⁸, एंड जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो था 10⁻5। इसे मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है, पावर्स ऐड, 8 + 5 13, तो ये बन गया 7 × 10⁻13 मीटर। सो ये हमारा न्यू ऑर्बिट ऑफ अर्थ आया है अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ एटम, वो आना चाहिए 7 × 10⁻13 मीटर। तो ये हमारे पिछले रेडियस से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 1.5 × 10⁻11, उससे ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया, अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 12.2। इसकी स्टेटमेंट इन गाइगर मर्जन एक्सपेरिमेंट, इसे हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अभी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच को हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मेरे पास अल्फा पार्टिकल कोई एनर्जी लेके आ रहा है स्ट्राइक करने को न्यूक्लियस को, बट बिना ही स्ट्राइक किए ये बाउंस बैक हो गया। तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री में ये वापस आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा कि जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये बाउंस बैक हुआ, उसको हमने नाम दे दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही आर हमें यहाँ फाइंड करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड फॉयल यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा एटम होगा वो भी गोल्ड का होगा। क्लियर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, जिसका सिंबल है AU, जिसकी वैल्यू आती है 79, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, हीलियम आयन, जिसकी चार्ज होता है +2, मतलब दोनों हीलियम आयन में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचे, न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन्स। तो वही हमारे अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं। तो यही अल्फ़ा पार्टिकल से हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी 7.7 मेगन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो देखिए इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। सो देखिए मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। एनी चार्ज है प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे हो उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ये कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से हम इस अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना चाह रहे हैं हमारे गोल्ड फॉइल से। सो देखिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखिए जैसे मेरा अल्फा पार्टिकल हमारे प्रोजेक्टाइल से निकला, उसके पास जो एनर्जी थी वो किसकी फॉर्म में थी? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा हमें मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और जो न्यूक्लियस ऑफ आवर गोल्ड है वो भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये रिपेल करना शुरू करेंगे। सो धीरे धीरे इसके पास जाते डिस्टेंस कम हो रहा है हमारा। क्लियर? तो जो मेरे पास रिपल्शन पावर है फ्रॉम कूलम्स लॉ वो भी ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस कम होता जाएगा। सो एट अ पॉइंट जो हमारा अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल ही आप कह सकते हैं फॉर वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड बिल्कुल रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई सारी काइनेटिक एनर्जी ये बाउंस बैक कर जाएगा मेरा अल्फा पार्टिकल। सो अब हमें एक रिलेशन मालूम है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। R जो हमारा था वो था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हमने निकाले हैं। Q1 को हम मान लेते हैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एंड Q2 को हम मान लेते हैं चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। तो हमें मालूम है न्यूक्लियस गोल्ड का है तो इसका एटॉमिक नंबर 79 है, तो इसमें मेरे पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 79। उन पे चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन से पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से 79 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट्स देख लेते हैं। सो हमें मालूम है हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? रिपल्शन पावर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। जो हमारा K है ये भी हमारा कांस्टेंट होता है, कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो सिंपली हमने यहाँ पे R निकालना था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में ही। सो इसकी वैल्यू 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, अब देखिए K हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻9। सो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल आ जाएगा? 2E इंटू चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड ये किसके आ जाएगा? 79 इंटू E। सो अपॉन मेरे पास क्या है? R। तो अब हमें क्या निकालना है? R। सो R को मैं एक तरफ ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2। अब E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 79। अब E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन हमारे पास क्या था? 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 10⁻19 ऊपर से 10⁻9 कैंसिल हो गया। सो 1.6 भी गया। अब नीचे मेरे पास क्या बचा? 10⁻6। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है? 10⁻9। अब ये ऊपर एक नेगेटिव का हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा? सिर्फ 10⁻3। तो ये फिगर भी सॉल्व होगी हमारी। अब यहाँ क्या बचा? 7.7। तो देखिए 7.7 को अगर मैं 7/9 से काटूँ ये कितना आ जाएगा? 10.25। तो नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास सारी टर्म्स कट गई हैं। सो मेरे पास अब न्यूमिनेटर ही बचा है। सो माई R इज इक्वल टू क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। 9 10⁻3 इंटू 10⁻3 2 इंटू 2 1.6 इंटू 10⁻19 ये वाला एंड 10.25। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10.25 तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 295.2। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। ये रही मेरे पास +3, ये रही मेरे पास -19। तो बेस सेम पावर्स ऐड तो ये मेरे पास देगा 10⁻⁻16। तो यूनिट क्या आएंगी इसकी? मीटर। अब इस न्यूमेरिक टर्म को हम राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, साथ साथ इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखिए इसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इक्वेशन को 10⁻2 से मल्टीप्लाई करूं और 10⁻2 से डिवाइड करूं तो मेरी इक्वेशन सेम ही रहेगी। सो ये डिवाइड वाला 2 यहाँ ले आते हैं तो इसके कारण क्या हो जाएगा? 2.952। अब यहाँ पे अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14 मीटर। तो ये मेरी सिग्निफिकेंस फिगर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ। सो R कम्स आउट टू 3.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर।
distance of closest approach when we have alpha particles having energy 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हुआ है लाइक R इज इक्वल टू 30 फेमी मीटर। तो ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15। तो जो हमारी ये टर्म है 10⁻⁻14, अब इसको हम क्या बनाना चाहेंगे 10⁻⁻15। ये कैसे बनेगा, अब इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दूं, तो अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि ताकि मेरी इक्वेशन सेम रहे। सो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो वहाँ आ गया, तो इसके कारण ये क्या बन गया हमारे पास 30। अब ये डिवाइड वाला यहाँ चला गया, तो इसके कारण क्या होगा 10⁻⁻15। तो मीटर तो यूनिट साथ में ही थी, सो हम 10⁻⁻15 को क्या लिख सकते हैं फर्मी। सो दिस इज आवर आंसर, R इज इक्वल टू 30 फर्मी मीटर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 12.3। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हमने फाउंड किया है अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे बाहर निकालने के लिए मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब इसी एनर्जी या आप कह सकते हैं यही डाटा यूज़ करके हमने इसका ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करना है एंड जो वेलोसिटी से घूम रहा है इस ऑर्बिट में उस वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो गिवन हमें क्या था एनर्जी, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन अभी एक स्टेबल स्टेट में है, मींस ये न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड में है, तो न्यूक्लियस के आसपास ये रिवॉल्व कर रहा है। इसकी वैल्यू थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लें। सो हमें मालूम है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है जूल। सो हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। सो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को अभी हम ऐसा सच ही रहने देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, हमारी कैलकुलेशंस में ये आसानी से आगे कट जाएंगी। सो हमें एक फार्मूला मालूम है E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू R, जो हमें ऑर्बिटल रेडियस एंड एनर्जी में रिलेशन बता रहा है। तो इस फार्मूले से हम R की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो देखिए मैं R को यहाँ ले आऊँ और E यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। सो माई R इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इंटू ई अपॉन, अब देखिए मेरे पास 8πε0 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4πε0। तो कंबाइंड होके ये 8πε0 ही बन गया इंटू जो हमारे पास था एनर्जी इन क्वेश्चन गिवन। तो हमने ऐसा क्यों किया, हमें मालूम है 1/4πε0 की वैल्यू ये किसकी इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻9 इन मैग्नीट्यूड टर्म्स। तो इससे मेरी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं R इज इक्वल टू, अब देखिए 1/4 4π, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9, और साथ में नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन ये वाला यहीं रख लेते हैं। सो आगे मेरे पास क्या था E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अगेन ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अब मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 2E। E की वैल्यू हमारे पास क्या थी 13, नेगेटिव ऑफ 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट कर ली थी। सो नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ये कैंसिल, 1.6 ये कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बचा R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 13.6। सो R इज इक्वल टू, अब 9 इंटू 1.6 ये कितना आ जाएगा 14.4। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, -90 + 9 ये कितना बन गया 10⁻⁻10 अपॉन 2 इंटू 13.6 ये आ गया 27.2। अब 14.4 को 27.2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.529 इंटू पावर कितनी बची यहाँ 10⁻10 तो इसकी यूनिट क्या आ गई मीटर। सो दिस इज माय आंसर, वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। सो देखिए माई R, अब इस इक्वेशन को साथ साथ में हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हैं। लाइक इसे मैं लिख सकता हूँ 5.29। अब देखिए इसको 5.29 के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तब मेरी इक्वेशन चेंज हो, तो मल्टीप्लाई फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो इंटू 10⁻⁻11 मीटर। फर्दर राउंड ऑफ कर लें अब। सो R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। सो दिस इज आल्सो आवर आंसर। एंड वन थिंग मोर, आप
जो ये हमारे पास टर्म आई थी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, हम इसको लिख सकते हैं 0.529। हमें मालूम है 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, सिंपली आर्मस्ट्रॉन्ग आल्सो आवर आंसर। तो ये हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आंसर आ गई, वैल्यू सेम ही है तीनों में। ये हमारा जो रेडियस आया है फॉर हाइड्रोजन आइटम, ये बिल्कुल सिंपल आइटम है, तो इसके हम बिल्कुल बेस रेडियस मानते हैं क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास इतना होगा ही होगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.53। इस तरह अगर फर्दर राउंड ऑफ करूँ आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इस वैल्यू को आप याद रखिए कि ये मेरे पास मिनिमम ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू होती है। इसको यूज़ कैसे करना है, मान लीजिए एमसीक्यू में हम इस टर्म को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने एनर्जी निकाली थी फॉर हाइड्रोजन एटम, एक्चुअल में अगर हमेरे पास कोई और एटम हो, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हों, मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर ऑर्बिट, जितने भी नंबर्स ऑर्बिट्स हों, तो वहाँ पे हम n यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। क्लियर? तो यही फार्मूला बन जाएगा -n² साथ में आ जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चनर मुझे पूछ रहा है कि सेकंड ऑर्बिट में मुझे रेडियस ऑर्बिट बताना है, तो सिंपली मैंने R0 की वैल्यू जो अभी निकाली थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसको याद रखूं, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम ऑर्बिटल रेडियस फाइंड कर सकते हैं फास्ट। तो जो R0 है इसे हम बोहर रेडियस भी कहते हैं। देखिए 13.6 ये मिनिमम एनर्जी है जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस आ रहा है वो हमारे पास मिनिमम वो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम R0 की वैल्यू याद रख रहे हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल रेडियस आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर? जैसे 2 ले लेते हैं कि हमें सेकंड ऑर्बिट में रेडियस फाइंड करना है, सिंपली 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू R0। R0 हमें याद ही होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। सो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं V इज इक्वल टू E अपॉन √4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू M इंटू R। देखिए अब हमें M क्या है हमारे पास यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ओवर में मेरे पास अंडर रूट है, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है एज अ कैलकुलेशन पार्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ V² ले लूँ इज इक्वल टू ऊपर भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्क्वायर मिल गया एंड डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर मिलेगा। सो नीचे क्या बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू M इंटू R। फर्दर हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻⁹ एंड M एक कांस्टेंट है एंड R की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। V² इज इक्वल टू E² है, तो इसे लिख सकते हैं E इंटू ई, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली इसको, अपॉन M क्या बच गया मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। R की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, तो इसे हम यूज़ कर लेते हैं 5.3 इंटू 10⁻11। अब न्यूमिनेटर देखते हैं 1.6 इंटू 9। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 23.04 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए +9 -19, यहाँ कितना बच गया -10। अब -10 इंटू -19, ये कितना बन गया 10⁻⁻29। अब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं 9.1 इंटू 5.3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 48.23। अब यहाँ भी पावर सॉल्व कर लेते हैं 10⁻⁻31 10⁻⁻11, ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻42। V², अब 23.04 को अगर मैं 48.23 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास है 0.477 इंटू, ये या के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। सो मेरे पास क्या बच गया +42, साथ में क्या था मेरे पास -29, तो ये मेरे पास माइनस करके आ जाएगा 10⁻13। V किसकी इक्वल आ जाएगा √ऑफ 0.477 इंटू 10⁻13। सो देखिए जब भी हमारे पास अंडर रूट में 10 हो तो ट्राई कीजिए जो हमारी पावर है इसको हम कन्वर्ट कर लें इवन नंबर में, इससे हमारा अंडर रूट सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। सो देखिए 13, अगला इवन क्या आ जाएगा 14 या 12, दो इवन इसके पास हम इसे बना सकते हैं, तो इसे मैं 12 बना लूँ। सो V, इसे 12 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अंडर रूट में ही रख रहे हैं हम,
10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। सो जो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है, ठीक है, वो हम ले जा रहे हैं यहाँ पे, इस पे, तो अंडर रूट के बीच में ये आ जाएगा 4.77, डिवाइड वाला फैक्टर यहाँ चला गया तो बच गया 10⁻12। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो v इज इक्वल टू, अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.77 इंटू, अब देखिए ये पावर्स के मैं पेयर बनाना चाह रहा हूँ। सो देखिए मेरे पास आसानी से पेयर क्या क्या बन रहे हैं, जैसे आप कह लीजिए 10⁻2 इंटू 10⁻2, जहाँ कोई पेयर बन रहा है 10⁻3 इंटू 10⁻3, जहाँ 10⁻4 इंटू 10⁻4, ऐसे इसकी अब पेयर बना लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके। सो हमें मालूम है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो देखिए 4 10⁻4 ये 8 हो गया, 8 तक पहुँच गए, तो सेकंड 10⁻2 8 + 2 10 एंड अगेन 10⁻2, तो ये बन गया 12। तो हम इस पेयर को यूज़ कर सकते हैं 10⁻4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2। अब देखिए इस पेयर में से एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 10⁻4, अब इस पेयर में से भी मेरे पास एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से 10⁻2। अब हमें सिंपली 4.77 का अंडर रूट निकालना है। सो माई v कम्स आउट टू बी 2.18 इंटू, सो सिंपली मेरी v की वैल्यू आ गई है। सो v, अब यहाँ पावर्स को अगेन कंबाइन कर लेते हैं, 2.18 इंटू 10⁻6, वेलोसिटी इसकी यूनिट की होगी मीटर पर सेकंड। तो इसे फर्दर अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर सेकंड आंसर। तो जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन एटम एक सिंपलेस्ट एटम है, तो उसमें मिनिमम एनर्जी हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका हमें मालूम है मिनिमम रेडियस 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग तो आता ही आता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी है इसी हम v नोट से कह लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा एक टर्म फिक्स्ड ही होगी, आप मान लीजिए। तो अब अगर मेरे पास MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे वेलोसिटी को फाइंड करना है किसी और ऑर्बिट में, तो हम सिंपली वैसे ही फार्मूला यूज़ कर लेंगे अगेन फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट्स vn से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो हमने v नोट अभी निकाली थी कि वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट थी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो सिंपली हम इसे n से डिवाइड कर लेंगे, तो हम किसी भी ऑर्बिट में आराम से वेलोसिटी की स्पीड निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 12.4। इसकी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। तो ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन एटम का डायग्राम। तो न्यूक्लियस में हमें मालूम बस एक ही प्रोटॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ ऑर्बिट, जिसका डिस्टेंस हमने लिया ऑर्बिटल डिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट किया गया, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसीडर कर रहे हैं। तो इसे हमें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से करना है। तो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सो फर्दर ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास 2π इंटू टी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/t किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। सो फर्दर हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू r, ओमेगा की जगह 2π/t। फर्दर 1/t हमारे किसके होता है फ्रीक्वेंसी के, तो हम कह सकते हैं r2π इंटू फ्रीक्वेंसी। सो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। सो सिंपली हम कह सकते हैं v वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2πr इंटू न्यू, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। सो ये निकालनी थी हमें। सो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं आवर न्यू कम्स आउट टू बी v/2πr। अब हमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू और r की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेंगी, देखिए जैसे हमने एग्जांपल 12.3 की थी, उसमें हमने कुछ डाटा कहा था कि आपको हमेशा ये याद रखना है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हमारा सिंपलेस्ट एटम होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। तो उसके लिए जो रेडियस है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस, और उसे एक नाम और से जाना जाता है बोहर रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको याद रखने के लिए हमने कहा था कि आपको याद कैसे रखना है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एंड सेम वे से हमने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हम क्या लेते हैं v नॉट से, इसको भी आपको वैल्यू को याद रखना है। सो v की वैल्यू हमने निकाली थी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, r
हमारे पास कितना है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जहाँ आप आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो आप इनकी कोई भी फॉर्म ले लीजिए 10⁻⁻11 मीटर जो आर्मस्ट्रॉन्ग वाली, तो एक ही मतलब है इनका। सो यहाँ पे आप कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऊपर 2.2 इंटू 10⁻6, डिनोमिनेटर में अब 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53, ये मेरे किसके किलो आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻10। अब 2.2 को डिवाइड करूँ मैं 3.32 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.662 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लें, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या 10⁻6 पहली थी, सो नीचे से ऊपर गया, ये हो गया पॉजिटिव 10⁻10। आवर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 0.662। अब बेस से मैं पावर्स ऐड, ये आ जाएगा इंटू 10⁻16 हर्ट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब इसे भी अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं, सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो हमने इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ताकि हमारी इक्वेशन चेंज ना हो। तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो हमने यहाँ ले लिया, डिवाइड फैक्टर यहाँ आ गया, तो यहाँ से एक पावर कम हो गई, तो ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। तो इससे फर्दर आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो माई फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 6.6 इन 10⁻15 हर्ट्स। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात और हम ध्यान रखते हैं कि देखिए, जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन लेगा तो एक फोटोन ऑफ लाइट वो अमिट करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा 5 राउंड लगा रहा है इन ऑर्बिट, तो हम कह सकते हैं वो 5 फोटोन्स इमिट करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1, इसकी स्टेटमेंट। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है जो हमें क्लूज गिवन है इन ईच स्टेटमेंट। मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं। द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल्स। क्या है, बड़ा था, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, जो उससे छोटा था। सो देखिए, जो हमारा थॉमसन मॉडल है ये हमारा थ्योरेटिकल मॉडल था, क्लियर। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था उसे हम न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। तो इन थॉमसन्स मॉडल उसने कहा है कि एटम बिहेव लाइक्स अ पुडिंग। तो जो बीच बीच में डॉट्स दिख रहे हैं आपको ब्लू, ये इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं, एंड जो अपने पास ऑरेंज पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियर मॉडल में हमारे पास, जो आप कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि सारा का सारा मास सेंटर में कंसिडर है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों केसेस में जो साइंटिस्ट ने साइज प्रिडिक्ट किया है वो बिल्कुल सेम किया था। तो हम कह सकते हैं कि नो डिफरेंट इन द साइज बिटवीन थॉमसन्स मॉडल्स एंड रदरफोर्ड मॉडल। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो डिफरेंस। ओके, तो नो डिफरेंस वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आवर आंसर इज नो डिफरेंट फ्रॉम, ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। बी पार्ट की स्टेटमेंट, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। सो देखिए, इन थॉमसन्स मॉडल हमने कहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इन ग्राउंड स्टेट वो स्टेबल रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, थॉमसन्स मॉडल किस में आ गया, फर्स्ट में, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल। वाइल इन रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स में हमें क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। सो अब सी पार्ट, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन, तो सिंपली जैसे हमने कहा था कि जो हमारा थॉमसन मॉडल है वो थ्योरेटिकल मॉडल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मॉडल। इज डूम टू कोलैप्स, थॉमसन्स मॉडल्स अब हमारा यहाँ क्या हो गया, डूम की खत्म हो गया, जो आप कह सकते हैं कि पूरा कोलैप्स कर गया इसकी थ्योरी रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद। अब डी पार्ट देखते हैं, एन एटम हैज़ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं थॉमसन मॉडल में कहा गया है कि जो हमारे पास मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इन रदरफोर्ड मॉडल्स हमारा क्या है, होल द मास हमारा कहाँ पे कंसिडर होता है, जो आप कहते हैं मोस्टली ऑफ द मास कहाँ कंसिडर है, एट अ न्यूक्लियस। सो यूनिफॉर्म मास हमारा क्या दिख रहा है, थॉमसन्स मॉडल, एंड नॉन यूनिफॉर्म में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, रदरफोर्ड। अब ई पार्ट देखते हैं, द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एटम पोजेस मोस्ट ऑफ द मास इन। हमारे पास जो भी मेजर मास कंट्रीब्यूशन है, दोनों मॉडल ये शो करें कि जो पॉजिटिव है वही हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मास है इन बोथ केसेस। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, बोथ द मॉडल्स says that most of the mass possessed by a positive charge. हमारा आंसर इज both the models says that कि most of the mass is contributed by positive charge. अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2, इसकी स्टेटमेंट। सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड। हाइड्रोजन सॉलिड हमें होता है किस टेम्परेचर पे, 14 केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है हमारे पास, केल्विन। तो 14 केल्विन का मतलब क्या हो गया, -259.15 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास थिन सॉलिड हाइड्रोजन
की लेयर है जिसमें हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग करा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स मेनली हमारे पास क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, या +2। कहने का मतलब है जैसे मेरे पास हीलियम एटम है, उसके न्यूक्लियस में मेरे पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एंड उसके शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं इन अ हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ आप कह सकते हैं न्यूक्लियस ही होता है अल्फा पार्टिकल। जब यही अल्फा पार्टिकल हम इस थिन लेयर ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेंगे तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल है, इट इज़ अ वेरी वेरी हैवी पार्टिकल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, ओनली 1 प्रोटॉन। तो इसके एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आप थ्योरी से भी देख सकते हैं कि जो मेरा अल्फा पार्टिकल का मास है अप्रॉक्स 6 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इस केस में मुझे स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी। इस केस में हमारे पास ज़्यादा ही बाउंस बैक्स एंड ज़्यादा ही एंगल्स पे डिफ्लेक्शंस नहीं मिलेंगी। अल्फा पार्टिकल हैवी होने के कारण इस सॉलिड थिन लेयर को आसानी से पास करते हुए आगे मूव कर जाएंगे। तो इसमें आप जा कह सकते हैं कि मेरे पास बाउंस बैकिंग एंड लार्ज एंगल्स डिफ्लेक्शंस नहीं ऑब्जर्व होंगी अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड फॉइल। कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एटम में मेरे पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, तो जो मोस्ट ऑफ द मास है वो हम प्रोटॉन के कारण ही कंसीडर कर रहे हैं ना हाइड्रोजन एटम। हमें मास दे दिया इसका हाइड्रोजन एटम का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड जो मास ऑफ हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी वैल्यू है 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मेरा अल्फा पार्टिकल है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा टारगेटिंग पार्टिकल है, जो आप कह सकते हैं स्कैटरिंग पार्टिकल है, वो काफ़ी मासिव है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स देन अ टारगेट न्यूक्लियाई जो हमारे पास था हाइड्रोजन। इसके कारण हमारे पास बाउंस बैक नहीं हो रहा अल्फा पार्टिकल, इवन चाहे हम हेड टू हेड कोलिजन हो, मतलब आमने सामने कोलिजन हो रही है, तब भी हमारे पास जो स्कैटरिंग पार्टिकल है, जो आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल, वो बाउंस बैक नहीं हो पा रहा। इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझाया एग्जामिनर ने। देखिए अगर हम टेनिस बॉल रेस्ट पे रख दें तो उसे फुटबॉल से हिट करें तो हमारा फुटबॉल कभी भी रुकेगा नहीं, ना ही वो ज़्यादा स्कैटर होगा, इवन वो बाउंस बैक भी नहीं होगा, वो अपने साथ टेनिस बॉल को लेके आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 की स्टेटमेंट। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। इन एन एटम, एक एटम में मेरे पास 2 एनर्जी लेवल आ रहे हैं। लेट दिस इज आवर अपर एनर्जी लेवल, तो इसे हम EU से डिनोट कर लेते हैं, एंड दिस इज आवर लोअर एनर्जी लेवल इन एन एटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन दोनों एनर्जी लेवल में सेपरेशन है, वो सेपरेशन एनर्जी, जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 लेवल्स इज गिवन, वो कितनी है हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा ई से, कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दिस 2 लेवल्स। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एटम अब अपने अपर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, सो इस ट्रांजिशन के कारण मेरे पास एक रेडिएशन इमिट हो रही है, जो आप कह सकते हैं फोटोन इमिट हो रहा है। तो उसी रेडिएशन की मुझे अब फ्रीक्वेंसी बतानी है। सो हमें मालूम है एनर्जी ऑफ आर इमिटेड रेडिएशन, जो आप कह सकते हैं इमिटेड फोटोन किसके होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ निकालनी है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, अपर लेवल से लोअर लेवल, सो डिफरेंस इन एनर्जी हमारी डेल्टा ई से डिनोट हो जाएगा। अब इजली यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो माई डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 2 लेवल्स इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू। न्यू हमने निकालना है, सो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। सो आवर न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई। देखिए डेल्टा ई इन क्वेश्चन हमें किस में गिवन थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी किसकी इक्वल होती है, जूल में। तो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू थी 3.68 इंटू 10⁻⁻19। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें मालूम है किसकी इक्वल होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, 3.68 को अगर मैं 6.6 से काटूं तो मेरे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 0.557। अब देखिए 10⁻34 ऊपर जगह पॉजिटिव का हो जाएगा, ऊपर कितना था मेरे पास 10⁻⁻19, नीचे से ये ऊपर गया तो ये हो गया पॉजिटिव 10⁻34। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, पॉजिटिव 34 -19।
अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये मेरे पास कितना बचेगा 10⁻15। सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.557 इंटू 10⁻15 यूनिट्स क्या आ गई इसकी हर्ट्स। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो माई फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 5.57 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब इस टर्म 5.57 को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। So this is our answer. अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.4 इसकी स्टेटमेंट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखिए हमें गिवन थी एनर्जी, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू थी नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको यहाँ पे सिर्फ दो फार्मूले याद रखने हैं। लाइक हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ ई, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी इन दैट स्टेट। तो यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या थी, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सिंप्लीफाई करें, सो माई काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई की वैल्यू कितनी थी, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी भी यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आ जाएगा नेगेटिव 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए ई, अगर मुझे ये याद है के इज नेगेटिव ई, ये मेरा के है नेगेटिव ई, तो इसे ई के इक्वल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 2E के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ईजिली आप यहाँ से भी इस फार्मूले को भी ध्यान में रख के, अगर आपको एक एनर्जी ज़्यादा है दूसरी एनर्जी फाइंड कर। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.5 इसकी स्टेटमेंट। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल अब्सॉर्ब्स अ फोटोन विच एक्साइट्स इट टू द लेवल 4, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इस क्वेश्चन को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो इनिशियली हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम है वो ग्राउंड स्टेट में था। सो ग्राउंड स्टेट फॉर n इज इक्वल टू 1, तभी मेरे पास एक रेडिएशन आई, या आप कह सकते हैं फोटोन हैविंग एनर्जी, हमें किसके मालूम होता है, h इंटू न्यू। ये इससे स्ट्राइक किया और इसकी एनर्जी इस एटम ने एब्जॉर्ब की टू अप टू लेवल n4। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो अब लेवल 4 तक पहुंच गया। इस केस में मुझे अब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फाइंड करनी है इस प्रोटॉन की, जिसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके हमारा एटम स्टेज 4 तक पहुंच गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक चीज को रिमेंबर करना है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट हमारे किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद होनी चाहिए। हमें मालूम है एनर्जी इन एनी लेवल En इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। एंड हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 इज आवर ग्राउंड लेवल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही एनर्जी एच न्यू अब्जॉर्व करके मेरा एटम 4 स्टेज में पहुंचा था, जब आप कह सकते हैं 4 लेवल में पहुंचा था। तो इस एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर लेता हूँ। सो हम कह सकते हैं ई, ये किसकी इक्वल आएगी, 1 से 4 लेवल गया। सो अपर लेवल कौन था हमारा 4, E4 एनर्जी इन 4 लेवल माइनस एनर्जी इन ग्राउंड लेवल यानी कि 1। ई की वैल्यू हमारी किसके मालूम है, एच न्यू के। एनर्जी इन 4th लेवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n की जगह क्या आ गया 4, इसका स्क्वायर नेगेटिव। अब ई की वैल्यू अगेन नेगेटिव 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, इसकी यूनिट भी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेते हैं क्योंकि माइनस हो रहा है, तो इसे फर्दर हम बाद में यूज कर लेंगे। और एच न्यू कम्स आउट टू बी, अब देखिए नेगेटिव 13.6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ये निकला, तो यहाँ से ये निकला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा सिर्फ, 4 का स्क्वायर 16 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस साइन यहाँ पहले ही से था। सो नेगेटिव 13 हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे भी क्या बचा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये 1 ही आएगा, इसकी यूनिट भी क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे फर्दर सॉल्व करें एलसीएम लेके, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। सो आवर एच न्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6, 1 इंटू 1 ये 1 आ गया, एंड नेगेटिव साइन है यहाँ पे। सो 16 इंटू 1 ये कितना रह गया 16 अपॉन मेरे पास क्या आ गया 16। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, सो एच न्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 इंटू नेगेटिव ऑफ 15
अपॉन 16। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, सो 13.6 इंटू 15, ये मेरे पास आ जाएगा 204। अब डिनोमिनेटर में भी प्रेस करें 16, अब 204 को अगर 16 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H इंटू न्यू इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये H न्यू हमें क्या डिफाइन कर रहा है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट हमेशा ही जूल में होती है। सो हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये मेरे किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में। सो हमें क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू। न्यू कम्स आउट टू बी 12.75 इंटू 1.6, 20.4 10⁻⁻⁹ upon H, Planck's constant. So our nu comes out to be 20.4 into 10⁻⁻⁹ upon 6.6 into 10⁻⁻34। अब इसे फर्दर सॉल्व किया जाए, 20.4 डिवाइडेड बाई 6.6, इट्स कम्स आउट टू बी 3.09। अब ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, सो पॉजिटिव 34 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा, 10⁻15। तो हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, हर्ट्स। तो इसमें फर्दर राउंड ऑफ करके भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। एंड अगेन हमें क्या निकाला था, वेवलेंथ। सो हमें एक फार्मूला मालूम है वेवलेंथ में। सो आवर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। देखिए सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू अभी हमने निकाला है 3.1 इंटू 10⁻15। अब इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3.1, ये आ जाएगा अराउंड 0.97 अराउंड। एंड 10⁻15 ऊपर जाके ये नेगेटिव का हो गया, सो -15 + 8, ये मेरे पास बचेगा 10⁻⁻⁷। हम क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, 9.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ वेवलेंथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.6। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि बोहर मॉडल यूज करके हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है इन एन हाइड्रोजन एटम। किन किन लेवल्स में, लेवल 1 जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 में। तो इन्हीं लेवल्स में हमें ऑर्बिटल टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ए पार्ट में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला Vn से डिनोट कर लेते हैं। nth क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, ऑर्बिटल लेवल। इसका फार्मूला 1/4πε0 इंटू 2πe² अपॉन n एंड h। देखिए 1/4πε0, इसे हम k से भी नोट भी कर लेते हैं। सो आवर फार्मूला विल बी Vn इज इक्वल टू 2πe² अपॉन NH। तो यहाँ पे हम k यूज कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू में मालूम है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। फॉर n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई स्पीड इन ग्राउंड लेवल, यानी कि 1 लेवल इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14 इंटू ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या, n, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, जो हमारी यहाँ पे k की वैल्यू थी। 2 इंटू 3.14 इंटू 9, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 56.52। यहाँ पे मेरे पास पावर क्या बच रही है, 10⁻9 इंटू 10⁻9। अब 1.6 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.56। अब हमने स्क्वायर करना है 10⁻90 को, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी इंटू 10⁻38। अपॉन में हमारे पास क्या बचा है, 6.6 इंटू 10⁻34। नेक्स्ट 56.52 को अगर मैं 2.56 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 144.69 इंटू 10⁻38 एंड 10⁻9। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10⁻29। अपॉन में मेरे पास क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, 144.69 को अगर मैं 6.6 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 21.92। अब ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 10⁻29। नीचे से पावर ऊपर की तो वो पॉजिटिव होगी, +34। तो हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मीटर पर सेकंड। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, 10 सॉल्व कर लेते हैं पहले।
मेरे पास 10⁻⁻29 एंड +34, ये कितना बच जाएगा +5। माई वेलोसिटी 21.92 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब इस टर्म को अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कम्स आउट टू 1.29 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं वो काफ़ी लेंथी आ रही है। तो इसी तरह अगर हम V2 और V3 निकालेंगे सेम कैलकुलेशन से, तो हमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है, Vn इज इक्वल टू V1/n। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम किसी भी लेवल में वेलोसिटी निकाल सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो यहाँ देखिए ये सिंपली बना कैसे है, जैसे हमारे पास V1 था तो उसमें हमने क्या किया था, इसमें हमारे पास वैल्यू 2πe² इंटू के अपॉन n इंटू एच। देखिए V1 के लिए n कितना हो गया 1। अब देखिए मैं V2 का फार्मूला लिखूंगा तो वो क्या होगा 2πe² इंटू के अपॉन 2 इंटू एच। तो देखिए ये मेरी वैल्यू बन रही है, ये किसके इक्वल बन रही है V1 की ही। तो यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1/2। तो इसी तरह हम कह सकते हैं V3 इज इक्वल टू V1/3। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ गया जो हमने अभी यहाँ लिख लिया था, Vn इज इक्वल टू V1/n। जैसे ही हमने अब V2 निकालना है, सो V1/2, V1 की वैल्यू हमें कितनी निकाली थी 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड थी अपॉन 2। तो सिंपली हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर। आप कह सकते हैं इसे रीअरेंज करके लिख लें 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेवल 2। सो इसी तरह हम V3 निकाल लेते हैं, V3 इज इक्वल टू V1/3। सो V1 की वैल्यू 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड थी, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.73 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिख सकते हैं, लाइक V3 इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेवल 3 ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट देख लेते हैं, टाइम पीरियड। तो हमने जैसे ही ये फार्मूला यूज़ किया था, मतलब स्पीड हमने क्या लिखा था, Vn किसकी इक्वल थी हमारे पास 2πe² इंटू के अपॉन NH। तो मान लीजिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 2πe² इंटू के अपॉन NH। सो यही हमें टाइम पीरियड निकालना है। सो डिस्टेंस मान लीजिए, देखिए ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन एटम में, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इसके लेवल 1 में मान लेते हैं। सो लेवल 1 n इज इक्वल टू 1 होगा। तो मान लीजिए ये रेडियस को भी मैं R1 से डिनोट कर लेता हूँ, तो इसका रेडियस क्या आ गया R1। तो डिस्टेंस हमारे लेवल 1 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो इन अ सर्कुलर शेप ही रिवॉल्व कर रहा है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr1। सो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2πr1। टाइम को हम t1 मान लेते हैं क्योंकि हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया 2πe² के अपॉन 1 इंटू एच। अब देखिए 2π दोनों में से कट सकती है, बट यहाँ पे हम काटेंगे नहीं। क्यों? आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये V1 की इक्वल है जो हमने अभी निकाली थी। तो ये पार्ट मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ V1 रख लेता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 2πr1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ टाइम पीरियड फॉर N1। तो यहाँ पे मैं T1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 2πr1 अपॉन V1। तो यहाँ पे अब सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू R1। सो देखिए ये रही हमारी मेजर प्रॉब्लम। अब हमें R1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जैसे हमने एक पीछे एग्जांपल की थी जिसमें मैंने आपको कुछ डाटा याद रखने को कहा था। मान लीजिए फॉर R n इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, इसे हम बोहर रेडियस R0 से भी नोट करते थे, आप यहाँ R1 भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू आपको मैंने याद रखने को कहा था 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैंने कहा था ये वैल्यू आपको हमेशा ही याद होनी चाहिए। और इसके अलावा भी दो वैल्यूज़ हैं, और एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट जहाँ कह सकते हैं लेवल 1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेलोसिटी V1 जो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस चैप्टर में
ये तीनों की तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएं, चाहे वो कंपटीशन में आ रहा है चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ V1 निकाली थी, अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता तो V2 निकालने के लिए मैं सिंपली इसे 2 से डिवाइड करके 1.1 ही लिख देता। ओके, सो अब ये थ्योरी में था इसलिए मैंने V1 सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी V2 V3 हमने फार्मूले को आगे जनरलाइज करके निकाल लिया था। सो V1 हमने अभी निकाला था, वो कितना था इस क्वेश्चन में हमारा V1 ये था 2.19, राउंड ऑफ करके 2.2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.19 ही, इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड था। अब R1 जैसे हमने कहा था कि ये हमें याद ही रखना आता है, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन हमारे पास क्या है 2.19 इंटू 10⁻⁶। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, अब 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 3.32 इंटू 10⁻10 ही बचा ऊपर अपॉन 2.19 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाके भी नेगेटिव हो जाएगा। अब 3.32 को अगर मैं 2.19 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.51 इंटू अब -10 एंड -6, ये कितना होगा 10⁻⁻16। तो ये हम क्या निकालें टाइम पीरियड, मतलब टाइम निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी सेकंड। जैसे ही हमने वेलोसिटी के लिए जनरलाइज फार्मूला देखा था, इसी तरह हम टाइम पीरियड के लिए भी एक जनरलाइज फार्मूला देख लेते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, Tn इज इक्वल टू n³ इंटू T1। तो सिंपली अगर मैं 2 लेवल के लिए टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। T1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। सो 2 का क्यूब 8, सो T2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। सो 8 इंटू 1.51 ये किसके इक्वल हो जाएगा 12.08। सो T2 इज इक्वल टू 12.08 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये हमारा लेवल 2 में जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लेवल 3 में टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 3 का क्यूब इंटू T1 की वैल्यू हमारे पास 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। अब 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27 इंटू 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो T3 comes out to be 27 into 1.5, it became 40.77 into 10⁻⁻16 सेकेंड। अब इसको भी अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आऊँ, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊं, तो ये मेरे पास आ जाएगा T3 इज इक्वल टू 4.07 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। सो दिस इज टाइम पीरियड इन आवर थर्ड लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.7, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मुझे हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस गिवन है जिसकी वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट 2 एंड ऑर्बिट 3, मतलब एनर्जी लेवल n2 एंड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें गिवन था उसको लिख लेते हैं, जिसे हम R1 से डिनोट कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर इस क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन एटम का रेडियस गिवन भी नहीं होता तो भी मैं इसे इजीली कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में आपको 3-4 डाटा याद रखना है, जिससे आपकी कैलकुलेशंस हमेशा ही बहुत जल्दी हो जाएंगी। हमें एक जनरलाइज फार्मूला मालूम है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज Rn, n इज ऑर्बिटल लेवल इज इक्वल टू n² इंटू R1। सो दिस इज आवर जनरलाइज फार्मूला। सो देखिए हमें एक रिलेशन मालूम है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स स्क्वायर। तो अगर हमें जनरलाइज फार्मूला ड्राइव करना है तो देखिए R1/R2 कर लूँ तो सिंपली n1² / n2² आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका होल स्क्वायर लगा लेता हूँ। अब देखिए रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, R2 ऊपर चला गया R1 नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास n2 ऊपर चला गया n1 नीचे आ गया, होल स्क्वायर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं R2 और R1 निकाल रहा हूँ, सो n नंबर कितना हो गया यहाँ पे 2, n1 के लिए 1, तो बोथ स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। सो यहाँ से R2 इज इक्वल टू 4 R1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इजिली R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला हमारा तैयार हो गया, Rn इज इक्वल टू n² इंटू R1। सिंपली हमने क्या निकालना है, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1। R1 की वैल्यू हमारे पास थी 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। सो R2 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। 4 इंटू 5.3 दिस कम्स आउट टू बी 21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर।
अब इसे मैं सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लूँ, डॉट मैं फर्स्ट डिजिट के पीछे ले आऊँ, सो माई R2 इज इक्वल टू 2.12। अब देखिए ये टर्म हमारी 10 से डिवाइड होगी तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये टर्म हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। सो ये बन जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ आवर R2। इसी तरह हम R3 फाइंड कर लेते हैं। सो 3 स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। 9 इंटू 5.3 इट्स कम्स आउट टू बी 47.7। सो R3 इज इक्वल टू 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर। अगेन इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लूँ, सो 4.77 इंटू 10⁻10 meter. So our R3 comes out to be 4.77 into 10⁻10 meter. So this is our answer. अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.8, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है जिसकी पावर है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन बीम से हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को वो बम्बार्ड कर रहे हैं, मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो इस स्ट्राइकिंग के बाद हमें क्या फाइंड करना है कि किस सीरीज की वेवलेंथ एमिट होंगी। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सो मान लीजिए मेरे पास न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया, हमें मालूम है एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। सो एनर्जी लेवल 1 मतलब ग्राउंड स्टेट में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बम्बार्ड किया विद द एनर्जी ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जंप कर गया टू हायर एनर्जी लेवल। कौन से एनर्जी लेवल में जंप किया ये हमें मालूम नहीं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में, किसी में भी ये जंप कर गया। तो आफ्टर दैट जंप करने के बाद ये जब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है तो ये वेवलेंथ्स को एमिट करेगा। सो ये वेवलेंथ किस किस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है जो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये कौन से लेवल में पहुंच गया। तो हमें मालूम है जनरलाइज फार्मूला ऑफ एनर्जी इन एनी लेवल En से रिप्रेजेंट करते हैं। N is number of levels. N is always in 1, 2, 3, 4. Always in a integer. En is equal to negative 13.6 electron volt upon n square. नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड में है। अगर ये एनर्जी मेरी पॉजिटिव हो जाएगी तो कहने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा अब एटम को छोड़ के मूव आउट कर चुका है। नेगेटिव साइंस मीन्स दैट कि इलेक्ट्रॉन स्टिल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई। सो कह सकते हैं किसी भी लेवल में पहुंच रहा है उसमें कितनी एनर्जी होगी। देखिए हमें मालूम है ग्राउंड स्टेट में जब आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1, हमें एनर्जी मालूम है कितनी होती है, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल एनर्जी इन दैट रिस्पेक्टिव शेल हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका साइन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो अब हमारे पास एनर्जी आ गई है उस लेवल पे जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। En की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा फार्मूला क्या बन गया, नेगेटिव 13.6 ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1.1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 13.6 अपॉन नेगेटिव 1.1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट। अब 13.6 को अगर मैं 1.1 से डिवाइड करूं सो माई n स्क्वायर कम्स आउट टू बी 12.36। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, स्केयरिंग बोथ साइड्स। सो माई n कम्स आउट 3.5। तो यहाँ से आप देखिए जैसे मैंने कहा था n इज ऑलवेज इन इंटीजर, यानी कि 1, 2, 3, 4 इनमें हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये लेवल 4 है और ये लेवल 3 है मेरे पास। तो अभी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन है यहाँ कहीं है मेरे पास, तो मैं इसे लेवल 4 में नहीं कह सकता कि उसको थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए होगी लेवल 4 में जाने के लिए। हाँ, बट इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए लेवल 3 में आने के लिए। सो हमारा जो करेक्ट अजम्पशन होगा यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके लेवल 3 में पहुँच गया। सो यहाँ से कह सकते हैं n इज इक्वल टू आवर 3। सो दिस इज आवर एनर्जी लेवल। अब मुझे सीरीज बताना है कि किस सीरीज की ये वेवलेंथ छोड़ेगा। तो इसके लिए हम रिडबर्ग फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमारा एक्सप्रेशन है फॉर वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू RH, ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया, इनटू 1/n
फाइनल एनर्जी लेवल फाइनल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनली आ चुका है, तो किस लेवल से आया, 1/ni जो इनिशियल लेवल था। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। जैसे हमने कहा था हमारा एनर्जी लेवल 3 आया, n=3 आया, तो हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स आ गए। अब इसमें हमने सीरीज बतानी है, लाइक एनर्जी लेवल =1, एनर्जी लेवल =2 एंड n=3, एनर्जी लेवल 3। सो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अभी फ़िलहाल के लिए लेवल 3 में है, तो ये सीधा लेवल 1 पे आ सकता है ग्राउंड स्टेट में, या फिर ये पहले लेवल 2 में आएगा, फिर आफ्टर डैट ये मेरा लेवल 1 में आ जाएगा। तो इन सिनेरियोस में मेरे पास 3 वेवलेंथ्स आएंगी, लाइक इससे वेवलेंथ आएगी, तो एक इस केस से वेवलेंथ आएगी 3 to 2, एक 2 to 1। जो 3 से 1 आ रही है उसको हम कहते हैं लेमन सीरीज, LYMAN, लेमन सीरीज। जैसी 1 में पहुंचते हैं उसको लेमन सीरीज कहते हैं। सो 2 से 1 में भी आ रहे हैं तो उसको भी कहेंगे लेमन सीरीज। 3 to 2 में आती है तो वो सीरीज हमारी होती है बमर सीरीज। सो अब इन सीरीज में हम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फार्मूला। तो फर्स्ट हम बल्मर सीरीज के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला 1/λ, RH की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सो मीटर इनवर्स में ऐसे लिख लेता हूँ, अपॉन में इनटू, अब जो मेरा फाइनल लेवल है इलेक्ट्रॉन का वो आ गया 2, सो 1/2²। इनिशियली कहाँ पे थी, लेवल 3 में, सो -1/3²। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, 1/λ = 1.097 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1/4 -1/9। अब इसे सॉल्व किए एलसीएम में, सो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। सो माई 1/λ = 1.097 इंटू 10⁻⁷ अपॉन मीटर था, तो यहाँ पे आएगा 9 - 4 इंटू 9 इंटू 4। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल बोथ साइड्स कर लें। सो माई लैम्डा = मीटर ऊपर आ जाएगा। सो अपॉन में मेरे पास क्या 1.097 इंटू 10⁻⁷, 9 4 36, 36 9 - 4 5 अपॉन 5। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, लाइक अब 36 तो ऊपर ही रह गया। अब 1.097 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.48 इंटू 10⁻⁷। यूनिट हमारे पास यहाँ पहले से थी मीटर। अब 36 को 5.48 से अगर मैं डिवाइड करूँ 6.56, अब ये ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो बामर सीरीज में मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू भी आ गई। तो फर्दर हम वेवलेंथ मोस्टली नैनोमीटर में ले लेते हैं। सो 10⁻⁻7 को -9 बनाने के लिए इसे मैं 10⁻² से डिवाइड कर दूंगा, बट इक्वेशन हमारी चेंज ना हो तो मुझे 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ आ गया। सो माई लैम्डा इन बल्मर सीरीज = 656 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा = 656 नैनोमीटर। सो ये मेरी वेवलेंथ किस सीरीज में आ गई है, बामर सीरीज में। सो यहाँ पे बी इनिशियल लिख लेते हैं बामर के लिए। सो अब लेमन सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने फाइंड करनी है लैम्डास की वैल्यू। सो देखिए 1/λ = 1.097 इंटू 10⁻⁷। लेमन सीरीज में जो हमारा फाइनल लेवल होगा ऑलवेज 1 होगा माइनस। तो अब किस सीरीज में आ रही है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अभी 3 से डायरेक्ट 1 में आ गई, तो इनिशियल आ गई 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसे भी उसी तरह सॉल्व करें जैसे हमने पहले सीरीज को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 122 नैनोमीटर। सो दिस इज माई लेमन सीरीज अगेन। अब हमारे पास 1/λ = 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो हमने कहा था फाइनल हमेशा हमारा 1 ही होगा, सो 1 का स्क्वायर माइनस, अब कहाँ से आ रही है, लेवल 2 से, क्लियर। सो 1/2²। अब इसको भी अगर हमने जैसे पहले सॉल्व की थी सीरीज, तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा = 103 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास 2 लेमन सीरीज आ गई एंड 1 बाल्मर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.9, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको हमने ट्रीट करना है बोहर्स मॉडल की तरह, और फाइंड क्या करना है, क्वांटम नंबर फॉर अर्थ, मतलब जो n की वैल्यू है उसको हमने फाइंड करना है फॉर अर्थ। तो इसमें जो डाटा गिवन है वो भी देख लेते हैं। तो हमें ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया है अराउंड द सन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ दे दिया है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, एंड मास ऑफ अर्थ हमें दे दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg।
अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है एल, वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन जो हमारा क्वांटम नंबर होता है इनटू एच अपॉन 2 पाई। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, तो हमें फाइंड क्या करना है, एन। सो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये फर्दर किसकी इक्वल होता है, एम वी इंटू आर। तो आगे मेरे पास एन एच अपॉन 2 पाई, तो हमें फाइंड क्या करना है, एन। तो एन को मैं एक साइड ले आता हूँ, सो माई एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम वी आर अपॉन एच। देखिए यहाँ पे मुझे सभी डाटा की वैल्यूज मालूम है, तो सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एन इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास 6 इंटू 10⁻24 इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻4 इंटू रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन में है मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो जो हमारी n की वैल्यू है वो आ रही है 2.57 इंटू 10⁻74। तो फर्दर इसे रीअरेंज करके लिख लें, n इज इक्वल टू 2.6 राउंड ऑफ करके इंटू 10⁻74। तो ये मेरा आ गया क्वांटम नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।